Hello students, welcome to economic classes. In last video we start our chapter banking. In that chapter we discuss various types of definitions and a very important question, credit creation or money creation by commercial bank. Then we discuss the different functions of central bank, like currency authority function, bankers to the government, bankers to the bank हमने डिस्कस किया। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का हमने टॉपिक डिस्कस करा। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, तो ये जो हमने कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट हमने जो फंक्शन डिस्कस किया था बैंकिंग के चैप्टर में, तो इसमें मैंने आपको दो बताए थे कि जो सेंट्रल बैंक होता है इकोनॉमी के अंदर जिस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, एंड द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इज़ कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी। तो इस वीडियो में हम अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल बैंक की। इस सेंट्रल बैंक की इस मॉनेटरी पॉलिसी में हम दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे, एक क्वांटिटेटिव मेथड्स, एक क्वालिटेटिव मेथड्स। ठीक है, क्वांटिटेटिव मेथड्स, पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी की डिफ़ाइन बताती हूँ कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। ये डिफ़ाइन बता रही हूँ मैं आपको। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द सिस्टम। जो हमारा ये इकोनॉमी है, हमारा जो ये सिस्टम है, इसमें जितनी भी ये मनी सप्लाई है, क्योंकि इसका क्रिएटर कौन था मैंने बताया आपको लास्ट वीडियो में, कमर्शियल बैंक। उसको कंट्रोल कौन करता है, उसको सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जिस तरीके से उसको कंट्रोल करता है उस पॉलिसी को हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे। वो मेथड्स क्या हैं हमारे? वो मेथड्स हैं हमारे क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स और क्वालिटेटिव। हम इसकी डिटेल करेंगे कि क्वांटिटेटिव क्या होते हैं और क्वालिटेटिव क्या होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सा अच्छा सा टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे और इजीली आपको समझ में आएगा। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले क्वांटिटेटिव की डिफ़ाइन बता रही हूँ कि क्वांटिटेटिव क्या होता है। Quantitative measurement refers to those instruments of the monetary policy which affect the volume of credit or money supply in the economy। इसको हम ट्रेडिशनल मेथड्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे मेथड्स के सीखेंगे कि किस तरीके से किस टाइप का मेथड को सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है मनी सप्लाई को इकोनॉमी में कंट्रोल करने के लिए एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन और एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। ठीक है, जब बूम की कंडीशन हो इकोनॉमी में तब सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए। ठीक है, और जब डिप्रेशन का पीरियड चले तब सेंट्रल बैंक को किस तरीके से मनी सप्लाई को इकोनॉमी में करना चाहिए। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं जिनको हम क्वांटिटेटिव मेथड्स कहते हैं। इसके बाद सेकंड मेथड्स आते हैं हमारे क्वालिटेटिव। अब ये क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। क्वालिटेटिव मेथड रेफर्स टू दोज इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी सप्लाई ऑफ द सेंट्रल बैंक विच डायरेक्ट, अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, विच डायरेक्ट और रिस्ट्रिक्ट, यानी कि इसके अंदर जो क्वांटिटेटिव थे उसमें सेंट्रल बैंक खुद चेंजेस कर रहा है, किसी टाइप का रेट में चेंज कर रहा है, किसी टाइप के रिजर्व्स में चेंज कर रहा है। वो मैं अभी आपको आगे जाके डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। तो लेकिन इसमें मैंने क्या बोला, डायरेक्ट और रिस्ट्रिक्ट, यानी कि यहाँ पर सिर्फ वो कमर्शियल बैंक को डायरेक्शंस दे रहा है कि जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है स्पेसिफिक एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, उसको किस तरीके से वो कंट्रोल करे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, एरिया ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज़ हु शुड गेट मोर क्रेडिट एंड हु शुड गेट लेस क्रेडिट। किसको ज़्यादा देना चाहिए, किसको कम देना चाहिए, ये सब डायरेक्शंस देना। कभी कभी कह देना कि किसी चीज़ को लेकर रिस्ट्रिक्ट हो जाओ, सख्त हो जाओ। कभी कह देना कि किसी चीज़ को लेकर लिबरल हो जाओ। डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमी कंडीशन के इकोनॉमी की हमारी कंडीशन कैसी है, इन्फ्लेशन का पीरियड है, डिफ्लेशन का पीरियड है। तो जो तरीके अपनाए जाते हैं इस मेथड के अंदर आर कॉल्ड क्वालिटेटिव मेथड्स, और इन क्वालिटेटिव मेथड्स को हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी कहते हैं। ठीक है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो अब हम डिटेल शुरू करते हैं क्वालिटेटिव मेथड्स में। सबसे पहले मैं जो आपको सिखाऊंगी वो होगा क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी रेपो रेट, फिर रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन और वेरिएबल रिजर्व रेशो। इसमें हम दो रेशो डिस्कस करेंगे, एक CRR और एक SLR। अब CRR और SLR आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से शायद पता चल गया होगा क्या होती हैं। लीगल रिजर्व रेशोज़ हैं ये हमारी, किस तरीके से सेंट्रल बैंक इनके ज़रिए इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को जो है वो कंट्रोल करता है। तो अब मैं इसको डिस्कस करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला हम और जो क्वालिटेटिव में हम डिस्कस करेंगे वो है मार्जिन रिक्वायरमेंट,
क्रेडिट राशनिंग, डायरेक्ट एक्शन और रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। तो ये 4 मेथड्स मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगी। तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं और हम बैंक रेट से शुरू करते हैं। यहाँ जो मैं आपको समझा रही हूँ उसे आपने ध्यान से सुनना है। बाकी सारे नोट्स का मैं आपको PDF दूंगी और आपने उसमें PDF में से उसको नोट डाउन करने के बाद फिर रीड करना है, अपनी बुक से भी, नोट्स में से भी। और फिर अगर कोई डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछेंगे, वैसे तो नहीं होगा, अच्छे से उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। बाकी फिर भी कुछ डाउट हुआ तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो अब हम अपने मेथड्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम बैंक रेट पे जाते हैं। बैंक रेट क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। बैंक रेट इज़ डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लेंड्स फंड्स टू द कमर्शियल बैंक। ये वो रेट है जिस रेट से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, ठीक है, लोन देता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड। एक तो ये बात बहुत ध्यान में रखेंगे, लॉन्ग पीरियड के लिए लोन देता है, ठीक है, बाय परचेजिंग और डिस्काउंटिंग द बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर्स इशूड बाय द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ने जो भी पेपर्स वगैरह इशू करे हैं उनको परचेज करके या डिस्काउंट करके, क्योंकि डिस्काउंट कर रहा है तो इसका मतलब पैसे दे रहा है, या उनसे परचेज कर रहा है तो इसका मतलब पैसे दे रहा है। ये एक लोन देने का तरीका होता है, ठीक है। और ये लोन जो होता है ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। अब ये तो हो गया मीनिंग, ठीक है। अब मीनिंग के बाद अब आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे कि कैसे वो इस पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है, बैंक रेट की पॉलिसी को, टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। देखो, मैंने सबसे पहले इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, बैंक रेट इंक्रीज। ध्यान से देखेंगे, बैंक रेट इंक्रीज। बैंक रेट का मतलब मैंने क्या बताया, वो रेट जिस रेट से सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया, ठीक है। अगर सेंट्रल बैंक इस रेट को बढ़ा देगा, मैंने लिखा ना इंक्रीज, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इंक्रीज। अब कमर्शियल बैंक को महंगा मिलेगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। जब कमर्शियल बैंक को मिलने वाले लोन की कॉस्ट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली वो जो पब्लिक को लोन दे रहा है, यानी कि हम जैसे लोगों को लोन दे रहा है, वो ज़रूरी बात है वो उसका रेट इंक्रीज़ कर देगा। जैसे ही वो उसका रेट इंक्रीज़ करेगा, लोग जो हैं, पब्लिक जो है, लोन के डिमांड को क्या कर देगी, डिक्रीज़ कर देगी, कम कर देगी, ठीक है। जैसे ही लोग लोन की डिमांड को कम करेंगे तो इकोनॉमी के अंदर पैसा जो है, जो मनी आ रही है, वो क्या हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी। क्योंकि लोन नहीं आएगा तो लोन किस लिए होता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पाएगी फर्दर और लोगों की कंजम्पशन पर्पस की नीड्स भी कम हो जाएंगी, तो लोग पैसे की डिमांड कम कर रहे हैं क्योंकि। तो इस वजह से इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। और ये मनी सप्लाई किस सिचुएशन को करेक्ट करेगी, इन्फ्लेशन की सिचुएशन को। फिर ध्यान से सुनेंगे, मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ कि अगर इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के अंदर तो सेंट्रल बैंक ने क्या किया, अपना बैंक रेट बढ़ा दिया। बैंक रेट बढ़ाने से कमर्शियल बैंक के लिए कॉस्ट ऑफ क्रेडिट, यानी कि जो कमर्शियल बैंक उधार ले रहा है उसकी कॉस्ट उसकी बढ़ गई। जैसे ही उसकी कॉस्ट बढ़ी, उसने लोगों के लिए महंगा कर दिया लोन। लोगों के लिए महंगा किया मीन्स पब्लिक की बोरोविंग का रेट बढ़ा दिया। पब्लिक की बोरोविंग का रेट बढ़ते ही पब्लिक क्या करेगी, लोन की डिमांड को कम कर देगी। लोन की डिमांड का कम होने का मतलब इकोनॉमी में पैसे का कम आना, यानी मनी सप्लाई का कम आना। मनी सप्लाई कम आएगी तो लोग डिमांड कैसी करेंगे, कम करेंगे। क्योंकि इन्फ्लेशन कब आता है, जब व्हेन देयर इज़ डिमांड मोर देन सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड इज़ मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, देन द सिचुएशन इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन तब आता है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर। तो हमको ये सिचुएशन को करेक्ट करने का तरीका समझ आया। अब मैंने नीचे देखो लिखा भी हुआ है, आप ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि डिफ्लेशन की सिचुएशन में द सेंट्रल बैंक डिक्रीज द बैंक रेट। जैसे ही वो बैंक रेट को डिक्रीज़ करेगा, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी उसकी कम हो जाएगी। अगर उसको कहीं से लोन सस्ता मिला है सेंट्रल बैंक से तो वो आगे पब्लिक को भी कैसे देगा, कम रेट पे देगा। तो पब्लिक की डिमांड अब डिक्रीज़ की जगह पर इंक्रीज़ हो जाएगी। और जैसे ही पब्लिक की डिमांड इंक्रीज़ होएगी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई आने लग जाएगी। तो कौन सी सिचुएशन ठीक होएगी, डिप्रेशन की, डिफ्लेशन की। तो ये आई थिंक आपको ये बात अब अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जो मैंने आपको कराया था ये बैंक रेट था, ठीक है। बैंक रेट वाली बात अगर क्लियर हो गई तो आगे चलते हैं, ये है रेपो रेट। तो रेपो रेट का सिर्फ मीनिंग जानने की आपको ज़रूरत है, बाकी तरीका बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा जैसा कि बैंक रेट का चला था। पहले तो मैं रेपो रेट आपको बताती हूँ क्या होता है। व्हेन द कमर्शियल बैंक नीड्स ऑफ फंड, जब कमर्शियल बैंक को फंड्स की ज़रूरत है फॉर अ शॉर्ट पीरियड, कैसे पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, दे कैन बोरो फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। वो सेंट्रल बैंक से बोरो करता है अगेंस्ट द अप्रूव्ड सिक्योरिटी।
अपनी अप्रूव्ड सिक्योरिटी के केस में, ठीक है, द रेट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक, ऐसी सिचुएशन में जो रेट सेंट्रल बैंक चार्ज करता है ऑन सच लेंडिंग आर कॉल्ड द रेपो रेट। यानी कि रेपो रेट और बैंक रेट में मेन डिफरेंस जो है वो टाइम पीरियड का हुआ। बैंक रेट इज़ फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है, एंड रेपो रेट इज़ फॉर द शॉर्ट पीरियड। एक तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। और रेपो रेट की डिफाइन मैंने आपको पहले भी बताई थी, अगर आपको याद हो तो ये एक कंडीशनल लोन होता है। रेपो रेट जो होता है ना, ये एक कंडीशनल लोन होता है। कैसे ये कंडीशनल लोन होता है कि ये सेंट्रल बैंक उसको कहता है कि तुम सिक्योरिटी को बाद में वापस, वो कह रहा है कमर्शियल बैंक गेट लोन फ्रॉम द सेंट्रल बैंक बाय सेलिंग देयर सिक्योरिटीज़। जो ये कंडीशनल लोन है वो की कंडीशन क्या होती है कि बैंक उसको ये कहता है सेंट्रल बैंक कि बाद में तुम प्री डिटरमाइंड रेट से अपनी सिक्योरिटी को वापस खरीदोगे। आज तो तुम बेच रहे हो मेरे को, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, लेकिन एक शॉर्ट पीरियड जितना भी होगा उस पीरियड के बाद तुम अपनी सिक्योरिटीज़ को प्री डिटरमाइंड रेट से मुझसे वापस खरीदोगे, ठीक है। तो ये शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। अब पॉलिसी बिल्कुल एग्जैक्टली बैंक रेट की तरह चलेगी। इसकी बैंक रेट की तरह क्या चलेगी, इन्फ्लेशन है मान लो, ठीक है, इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट बढ़ेगा। रेपो रेट बढ़ने का मतलब कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का इंक्रीज़ होना। कॉस्ट ऑफ क्रेडिट का इंक्रीज़ होने का मतलब पब्लिक बोरोविंग का रेट जो है वो इंक्रीज़ होना। अब पब्लिक बोरोविंग का रेट अगर इंक्रीज़ होगा तो पब्लिक डिमांड कैसी करेंगे, कम करेंगे। कम करेंगे तो मनी सप्लाई कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। और मनी सप्लाई कम होने का मतलब इन्फ्लेशन करेक्ट हो गया। और सेम इसका वाइस वर्सा उल्टा डिक्रीज़ इन रेपो रेट के केस में होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक भी क्लियर आपको। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। पहले तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मीनिंग सुनेंगे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम और टू द पब्लिक और बैंक। जब सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को कमर्शियल बैंक को या पब्लिक को बेचने या खरीदने का काम जब करता है, दैट रेफर्स टू ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब जो सेंट्रल बैंक है वो इसको भी अडॉप्ट करता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। किस तरीके से करता है वो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब मान लो इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन है, ठीक है, मैं डिफ्लेशन पे चल रही हूँ। डिफ्लेशन में मान लो अब क्या करेगा, सबसे पहले सेंट्रल बैंक जो है वो सिक्योरिटी को परचेज़ करना शुरू करेगा कमर्शियल बैंक से या पब्लिक से। जैसे ही उनसे सिक्योरिटी परचेज़ करेगा मार्केट में या इकोनॉमी में, कह लो क्या रिलीज़ कर रहा है वो, कैश, मनी रिलीज़ करेगा, यानी पैसे देगा। मनी रिलीज़ करने का मतलब यानी क्रेडिट क्रिएशन का इंक्रीज़ होना। क्रेडिट क्रिएशन के इंक्रीज़ होने का मतलब मनी सप्लाई का इंक्रीज़ होना। और हमें मनी सप्लाई ही तो इंक्रीज़ करनी है ताकि हमारी डिमांड बढ़ सके, क्योंकि डिफ्लेशन इज़ द सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज़ लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। तो डिफ्लेशन की जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाएगी। और इन्फ्लेशन की सिचुएशन में अब क्या करेगा सेंट्रल बैंक, सेल करेगा सिक्योरिटी को, ठीक है। सेंट्रल बैंक सेल द सिक्योरिटीज, ठीक है। व्हेन द सेंट्रल बैंक सेल द सिक्योरिटीज मनी सप्लाई विद द पब्लिक एंड बैंक विल डिक्रीज। क्योंकि अब वो बेच रहा है, बेच रहा है का मतलब वो लोगों से, पब्लिक से या कमर्शियल बैंक से उनका जो पैसा है वो सक कर रहा है, उनसे ले रहा है, ठीक है। और इससे क्या होगा फिर, क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि क्रेडिट क्रिएशन कौन करता है, कमर्शियल बैंक करते हैं। कमर्शियल बैंक के पास जब पैसे ही नहीं रहेंगे तो वो मनी को क्रिएट कैसे करेंगे। मैंने आपको प्रोसेस सिखाई कि जितना उनके पास रिजर्व होता है वो उसी को ही कैसे घुमाकर मनी को क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में। तो जब उनका पैसा किसने सक कर लिया, सेंट्रल बैंक ने, बाय सेलिंग द सिक्योरिटीज़, तो उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, वो मनी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और मनी क्रिएशन नहीं होगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा, और मनी सप्लाई कम होगा तो क्या ठीक हो जाएगा, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। बाकी मैं नोट्स दूंगी आपको डिटेल में, जब आप वहाँ से देख के लिखेंगे तो आपको और अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अब, वेयरिंग रिजर्व रेशो। ये क्या होती है। वैसे तो ये रिजर्व रेशोस आपको पता है, इसके अंदर हम CRR और SLR को लेते हैं। पहले हम CRR की बात करते हैं। CRR का मतलब कैश रिजर्व रेशो। अंडर लॉ अ सर्टन फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट का टोटल, एवरी बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू कीप एज कैश विद द सेंट्रल बैंक। ये एक कंपल्शन है एवरी कमर्शियल बैंक के लिए कि उनको अपनी टोटल डिपॉजिट, टाइम और डिमांड डिपॉजिट का जो है उनको फिक्स परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। दिस फिक्स परसेंटेज को हम क्या कहते हैं, इज़ कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो, ठीक है।
और दूसरी होती है हमारी वेयरिंग रिजर्व रेशो जो होती है, उसमें दूसरी आती है हमारी SLR। SLR का मतलब मैंने ये नीचे लिखा हुआ है कि एवरी बैंक इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट विद देमसेल्फ। लिक्विड एसेट की फॉर्म में कुछ अमाउंट ऐसा होता है जो उनको अपने पास रखना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये दो तरह की वेयरिंग रेशो की डिस्कशन करेंगे। मैं अगर आपको CRR समझा रही हूँ तो CRR के बेसिस पर आप इजीली SLR को भी लिख सकते हैं, एग्जैक्टली वो भी वैसे ही रहेगा। तो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ CRR को लेके। अब मान लो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन की कंडीशन है, ठीक है, इन्फ्लेशन की कंडीशन है, तो क्या होगा कि इंक्रीज इन वेयरिंग रिजर्व रेशो, सेंट्रल बैंक क्या करेगा, रिजर्व रेशो को बढ़ा देगा। मान लो अभी तक सेंट्रल बैंक 10% का रिजर्व जो था वो सेंट्रल बैंक के पास रख रहे थे, यानी कि 90% तो उनके पास बच रहा था और वो 90% लोगों को दे रहे थे, ठीक है। अब सेंट्रल बैंक ने क्या करा, इस रिजर्व को बढ़ाकर 10% से 20 कर दिया। तो लेंडिंग पावर किसकी कम हो गई, कमर्शियल बैंक की। कमर्शियल बैंक की लेंडिंग पावर कम होने से क्या हो गया, क्रेडिट मल्टीप्लायर कम हो गया। क्रेडिट मल्टीप्लायर जो मैंने पूरी प्रोसेस सिखाई, नंबर ऑफ टाइम्स कम हो गई, क्योंकि अगर 10% था तो इसका मतलब वो 90% की लेंडिंग कर रहा था, यानी कि 10 टाइम्स मनी क्रिएट करने की उसके पास पावर थी। जैसे ही LRR जो था वो 20% हुआ, उसकी पावर 10 टाइम्स से 5 टाइम्स हो गई। अब उसकी पावर जब 5 टाइम्स हो गई तो मनी सप्लाई क्या हो गई, फॉल हो गई इकोनॉमी के अंदर, ये अभी लिखा हुआ मैंने। और मनी सप्लाई का कम होना कौन सी सिचुएशन को ठीक करता है, इन्फ्लेशन को। अब यही सारी कहानी को अगर मैं उल्टा कर दूं, ठीक है, ये अगर आप देखें मैंने ये नीचे लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन, ठीक है, बैंक क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इन वेयरिंग रेशो में, वेयरिंग रिजर्व रेशो में, चाहे वो CRR है चाहे SLR है। अब जो मैं इतने सारे मेथड्स बता रही हूँ, जो सेंट्रल बैंक होता है सारे एक बारी पे थोड़ा अडॉप्ट करता है, इनमें से कौन सा मेथड उस टाइम की कंडीशन के अकॉर्डिंग सूट करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो सेंट्रल बैंक चलता है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ने SLR को लेना है या फिर CRR को, जो भी लेना है, तरीका यही है जो मैंने बताया कि रेट को इंक्रीज़ करना एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, रेट को डिक्रीज़ करना एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। क्योंकि रेट जब इंक्रीज़ होता है तो इट मीन्स लेंडिंग पावर जो है कमर्शियल बैंक की कम हो जाती है, और जब रेट डिक्रीज़ होता है तो कमर्शियल बैंक की लेंडिंग पावर बढ़ती है, यानी कि वो उतनी ज़्यादा मनी क्रिएट करता है। तो डिफ्लेशन में हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है और इन्फ्लेशन में हमने मनी सप्लाई को कम करना है। तो इस तरीके से ये बात मैंने आपको समझाई, वेयरिंग रिजर्व रेशो। तो यहाँ पर हमारे क्वांटिटेटिव मेथड्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके बाद हम क्वालिटेटिव शुरू करेंगे, और क्वालिटेटिव में फिर एक बार बता दूं कि क्वालिटेटिव मेथड रेफर्स टू द मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल विच रेगुलेट द डायरेक्शंस ऑफ क्रेडिट, जिसमें सेंट्रल बैंक डायरेक्शंस दे रहा है कि आपने क्रेडिट को कैसे रेगुलेट करना है, और इसको हम सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स भी कहते हैं। अब हम इन मेथड्स की डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले आता है इसके अंदर मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो पहले मैं अगर आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब बताऊं तो ज़्यादा बेटर है। आपको पता है कि अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक हमें बिना सिक्योरिटी के तो लोन नहीं देता। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि मार्जिन रिक्वायरमेंट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ लोन एडवांस्ड एंड द करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन। लोन के लिए जो हमने सिक्योरिटी ऑफर करी है उसका वैल्यू और जो लोन हमें मिल रहा है उसकी वैल्यू के बीच का डिफरेंस। क्योंकि आपको पता है जो हम सिक्योरिटी बैंक के पास रखते हैं, लोन हमें हमेशा उससे कम मिलता है, ठीक है। अब ये जो मार्जिन बीच में एक बैंक ने रखा, मान लो बैंक ने फिलहाल मार्जिन रखा हुआ है कि अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो तो आपको 1,20,000 1,20,000 की सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी ये 20,000 का मार्जिन चल रहा है। अब सिचुएशन आ जाती है इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन। अब वो डायरेक्ट करेगा कमर्शियल बैंक को कि आप क्या करो कि अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो, ठीक है, अपना मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। ये देखो मैंने लिखा है इंक्रीज़। जैसे ही वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ करेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, फॉल द डिमांड फॉर द क्रेडिट, क्रेडिट की डिमांड फॉल हो जाएगी। क्रेडिट की डिमांड जैसे ही फॉल होएगी तो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन कैसी हो जाएगी, मनी सप्लाई कम। क्योंकि जब लोग ही डिमांड नहीं करेंगे तो वो लेंडिंग किसको करेगा, किसी को भी नहीं कर पाएगा, तो वो मनी क्रिएट ही नहीं कर पाएगा इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से फॉल इन मनी सप्लाई हो जाएगा। और मनी सप्लाई के फॉल होते ही सिचुएशन कौन सी करेक्ट हो जाएगी, इन्फ्लेशन की। तो ऐसे ही मार्जिन रिक्वायरमेंट को सेंट्रल बैंक डिक्रीज करने को कहता है एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन।
तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ने खुद कुछ नहीं किया, जैसे पिछले क्वांटिटेटिव में तो वो इंटरवेंशन होती है उनकी, यहाँ पर वो सिर्फ डायरेक्ट कर रहा है। कभी वो डायरेक्ट करता है, कभी वो रिस्ट्रिक्ट होकर ऑर्डर करता है। आप ये कह लो कि सेंट्रल बैंक एक तरीके से सारे कमर्शियल बैंक का फादर है। अगर उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं किया जाता तो जैसे एक फादर अपने बच्चों को कभी भी अपनी प्रॉपर्टी में से हटा सकता है, उसी तरह से सेंट्रल बैंक कभी भी किसी भी कमर्शियल बैंक को कमर्शियल बैंक होने के हक से हटा सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिखाया मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट के बाद अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दैट इज़ क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग की पहले बात करते हैं कि क्रेडिट राशनिंग होता क्या है। क्रेडिट राशनिंग का मतलब होता है कि राशनिंग ऑफ क्रेडिट रेफर्स टू द फिक्सेशन ऑफ क्रेडिट कोटा। यहाँ पर एक क्रेडिट के कोटा को फिक्स करना। ठीक है, अलग अलग बिजनेस की अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग टाइप की एक्टिविटी के लिए सेंट्रल बैंक कहता है कोटा लिमिट फिक्स कर दो कि इससे ज़्यादा का लोन इस वाली एक्टिविटी को नहीं देना। यानी कि इस बात को मैं क्या बोलूँ, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का इंट्रोडक्शन ही तो कर दिया सेंट्रल बैंक ने, और जैसे ही वो इंट्रोडक्शन कर रहा है इट मीन्स वो एक लिमिट फिक्स कर रहा है, वो एक कोटा फिक्स कर रहा है कि बिजनेस एक्टिविटी को अलग अलग टाइप की कि ये कोटा दे दो कि तुम्हें इससे ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। ऐसा वो क्यों कह रहा है? तब कहेगा जब सिचुएशन कौन सी होगी, इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन की सिचुएशन में जब उसने इंट्रोड्यूस करा क्रेडिट राशनिंग को तो ज़रूरी बात है कोटा फिक्स हो गया, लोन मिल नहीं रहा कमर्शियल बैंक से, तो क्या कम हो जाएगी, मनी सप्लाई। आप देख सकते हैं, ठीक है, मनी सप्लाई कम हो गई। ये डिक्रीज़ इन मनी सप्लाई मैंने लिखा हुआ है, और डिक्रीज़ इन मनी सप्लाई हमेशा किसको ठीक करेगी, सिचुएशन को, इन्फ्लेशन की। ठीक है, इन्फ्लेशन करप्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम विड्रॉल कर लेते हैं क्रेडिट ऑफ राशनिंग को, विड्रॉल का मतलब अब उसने कह दिया लिमिट हटा दो। लिमिट हटाने का मतलब किसी भी टाइप की बिजनेस एक्टिविटी को कितना भी लोन दे दो। ऐसा वो कब कहेगा, जब इकोनॉमी के अंदर डिफ्लेशन होगा। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर है मैंने क्या समझाया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, वो है हमारा डायरेक्ट एक्शन। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन को ध्यान से सुनेंगे, ये क्या होता है। इस नाम से ही पता चल रहा है कि इट रेफर्स टू ऑल कंट्रोल्स एंड डायरेक्शंस विच अ सेंट्रल बैंक में एनफोर्स ऑन कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक पे एनफोर्स का मतलब लागू कर रहा है, लगा रहा है, वो कह रहा है ये करना है तुम्हें। टू रेगुलेट देयर लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ताकि उसकी जो इन्वेस्टमेंट करने की और लैंडिंग करने की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसको रेगुलेट कर सके। ऐसा इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बहुत ध्यान से सुनेंगे क्या क्या इंक्लूड होता है। इसके अंदर जो इंक्लूड होता है वो होता है रिफ्यूज़ लोन। वो रिफ्यूज़ कर सकता है कभी भी कि तुम लोन देने से मना कर दो। ठीक है, रिफ्यूज़ लोन के अलावा वो क्या कहता है, वो कहता है कि आप वो करो, टू रिफ्यूज़ री डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक अपने बिल कहाँ से डिस्काउंट कराता है, अपने कमर्शियल बैंक अपने बिल्स सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक कभी भी उसको रिफ्यूज़ कर सकता है कि वो उनके बिल को डिस्काउंट नहीं कर रहा। रिफ्यूज़ ऑफ री डिस्काउंट ऑफ बिल, वो बिल को रीडिस्काउंट करने से कभी भी रिफ्यूज़ कर सकता है। टू इम्पोज मॉनेटरी पेनल्टी, अगर उसको लगता है कि उसकी बात को किसी ने माना नहीं है, ठीक है, तो वो उनके ऊपर मॉनेटरी पेनल्टी भी लगा सकता है। ठीक है, क्या लगा सकता है, मॉनेटरी पेनल्टी। एक तो ये काम इसके अंदर होता है, मॉनेटरी पेनल्टी। ठीक है, इसके अलावा वो क्या कर सकता है, टू डिस अलाउ बैंक टू कंडक्ट बैंकिंग बिजनेस। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, वो कभी भी बोल सकता है। डायरेक्ट एक्शन का मतलब ये उसका डायरेक्ट एक्शन है कि उसने जब कहा कि अब आप कमर्शियल बैंक नहीं हो, तुम्हारा बिजनेस एक बैंकिंग बिजनेस नहीं है, तो वो नहीं माना जाएगा। तो ये एक डायरेक्ट एक्शन है जो सेंट्रल बैंक कभी भी ले सकता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन। अगर उसको लगता है कि ठीक करने के लिए मेरे इस डायरेक्ट एक्शन की ज़रूरत है क्योंकि कमर्शियल बैंक मेरे डायरेक्शंस को फॉलो नहीं कर रहा था, तो वो इस तरीके का भी काम कर सकता है। एक लास्ट टॉपिक और बताऊंगी, रेगुलेशन ऑफ। ये आपकी इस में मैंने डिटेल में लिखा था कि ये क्या होता है, ये आप देखेंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, ये क्या होता है, इसको ध्यान से सुनना। द हाउस होल्ड अवेल क्रेडिट फ्रॉम बैंक्स टू बाय ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। हम जैसे लोग जो हैं बैंक से लोन क्यों लेते हैं,
कार खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए, है ना। दीज गुड्स आर परचेज अंडर हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम एक इंस्टॉलमेंट बेस्ड सिस्टम होता है जहाँ पर इंस्टॉलमेंट में हम चीज़ों को खरीदते हैं एंड पेमेंट इज़ मेड इन इंस्टॉलमेंट। द सेंट्रल बैंक रेगुलेट द कस्टमर क्रेडिट बाय इन्फ्लेशनरी बाय इन्फ्लुएंसिंग द डाउन पेमेंट। आपको पता है कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हो आपको कुछ ना कुछ डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे अगर आज आप एक काइनेटिक खरीदने जाओगे तो कुछ तो डाउन पेमेंट करोगे ना। वो डाउन पेमेंट को इन्फ्लुएंस करके, ठीक है, और मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड के 10 महीने में ही आपने अपनी सारी इंस्टॉलमेंट पूरी करनी है या 15 महीने में पूरी करनी है। अब आप थोड़ा सा खुद सोचो कि डाउन पेमेंट को बढ़ाना और रीपेमेंट के पीरियड को कम करना वो कब करेगा? वो करेगा इन्फ्लेशन की सिचुएशन में। वो डाउन पेमेंट जो है बढ़ा देगा, ठीक है, और मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड जो है वो कम कर देगा। इससे लोग डिस्करेज होंगे, जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिस्करेज होंगे लोन लेने के लिए। जो हाउस होल्ड है, सॉरी, वो डिस्करेज होगा लोन लेने के लिए, क्योंकि उसको पता है डाउन पेमेंट इतनी सारी हम कहाँ से करें, और इतने थोड़े से टाइम पीरियड में हमें सारी किस्तें भरने को वो कह रहा है 4 महीने में, 5 महीने में, तो इसका मतलब किस्त भी तो ज़्यादा अमाउंट की भरनी पड़ेगी। तो ये तरीका है डाउन पेमेंट को और इंस्टॉलमेंट को इफ़ेक्ट करके कंज्यूमर के लोन को कम करना एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन। यही अगर डिफ्लेशन होगा तो बिल्कुल इसका अपोजिट चलेगा, वो डाउन पेमेंट रिड्यूस कर देगा, ठीक है। डाउन पेमेंट रिड्यूस होने का मतलब क्या हो जाएगा? डाउन पेमेंट रिड्यूस होने का मतलब क्या हो गया कि उसने लोगों को एनकरेज करा कि आओ अब लोन लो। लोगों को पता है कि हमें लंबे टाइम मिल रहा है, 15 महीने मिल रहे हैं आगे की किस्तें भरने के लिए, तो ठीक है, हमारे लिए बहुत है, हम ले लेते हैं लोन। तो जितना ज़्यादा लोन लेंगे उतनी ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ेगी, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डिफ्लेशन करेक्ट होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये सारे के सारे जो मेथड्स हैं ये मैंने आपको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव समझाए। तो आपने इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है अपनी बुक में से, और भी जो मैं आपको PDF में नोट्स भेजूंगी उसमें से भी। और वो सबको करने के बाद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछेंगे। थैंक यू।